Hello everyone, this is Shreya Singh, and in this video we are going to discuss the topic Union Public Service Commission. Okay, so इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि इसके पहले के भी जो टॉपिक्स है सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी, सेक्रेटेरिएट, वो सब मैंने अपने वीडियोस में अपलोड किए हुए हैं, तो उसको भी आप एक बार जाके देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है. ठीक है, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा. जैसे जो आईएएस वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है. ओके, तो दिस इज़ द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड एग्जामिनेशन फॉर ऑल इंडियन सर्विसेज and Group A and Group B post on the Civil Services cadre and Defense Services order of central government. Okay, so the Department of Personnel and Training is a central personnel agency in India. अब वेन एवर वी स्टडी ब्यूरोक्रेसी तो उसमें हम ये देखते हैं कि दो तरीके के इसमें कमीशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज़ अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द सेकेंड वन इज़ अ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. ठीक है, तो ये जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग है तो ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग और उनकी ट्रेनिंग हो गया, सैलरी अलाउंसेस वगैरह हो गए, तो इन सब की जो भी देख रेख होती है, जो कुछ भी ये सब का जो मैनेजमेंट होता है वो सब पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में आता है. एंड ऑल द रिक्रूटमेंट वर्क, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, वो सभी चीज़ें यूपीएससी करती है. ठीक है, तो वो एक रिक्रूटिंग एजेंसी है. और वहीं जो दूसरा डिपार्टमेंट है पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, वो उसकी ट्रेनिंग वगैरह पे फोकस करता है, तो इसे जिसको सेंट्रल पर्सनल एजेंसी कहा जाता है. ठीक है, then in the matters relating to appointment, transfer, promotion and disciplinary matters, the commission reports directly to the president and advise to the गवर्नमेंट थ्रू हिम. ठीक है, तो ये यूपीएससी का रोल होता है. दिस यूपीएससी डू दिस अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन और जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं वो सब उसके फंक्शंस होते हैं. देन मूविंग फॉरवर्ड टू इट्स functions, like being a constitutional authority, UPSC is among the few institutions which function with both autonomy and freedom, along with the country's higher judiciary and lately the election commission. The commission is headquartered at the Dholpur House in New Delhi and functions through its own secretariat. और प्रदीप कुमार जोशी जो थे वो चेयरमैन थे यूपीएससी के सिंस अगस्त 2020, बट एट करंट अगर देखें तो इनको रिप्लेस करने के बाद जो अभी प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो है मनोज सोनी. ठीक है, then अब here we will see the evolution of UPSC, कि what is the history, UPSC कैसे फॉर्म हुआ, क्या उसकी नीड थी. सो सबसे पहले जो हमारे जो यूपीएससी था वो यूपीएससी के नाम से नहीं जाना जाता था. उससे पहले इन द स्टार्टिंग पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप ऑन 1 अक्टूबर 1926. ठीक है, एक चीज़ हम लोग ने जब सिविल सर्विसेज वाले में जब हम लोग ने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि इन 1924 में जब ली 1 अक्टूबर 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप एंड इट वॉज लेटर it was reconstituted as फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बाय द गवर्नमेंट. और ये जो फेडरल सर्विस कमीशन था ये 1934 और 35 के 35 में आया था. और फिर उसके बाद दिस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नेम वाज चेंज टू द यूपीएससी इन 26 जनवरी 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो दिस वाज अ होल ट्रांसफॉर्मेशन कि कैसे पब्लिक सर्विस से फेडरल, देन फेडरल से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आज हम लोग इसको जानते हैं. ठीक है, तो कमीशन कौन सा आया था? ली कमीशन था. ली कमीशन इज ऑल्सो नोन एज रॉयल कमीशन एंड दिस वॉज this chairman, the chairman of the commission was Lee of Fairham by the British government in 1923. और 24 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसके अकॉर्डिंग दिस पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप. एंड सेकेंडली जो कंपोजिशन था कि इंडियन सिविल सर्विसेज में लाइक कि 40% विल बी ब्रिटिशर्स, 40 ऑफ देम विल बी इंडियंस एंड 20% ऑफ देम विल बी प्रमोटेड. ठीक है, या दे विल बी प्रमोटेड फ्रॉम द प्रोविंशियल सर्विसेज. तो ये पूरा उसका कंपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, दो इसमें प्रोविजंस थे. फिर उसके बाद दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट पब्लिक सर्विस का 1 अक्टूबर 1926 अभी डिस्कस किया. और पहले हमारे चेयरमैन कौन थे? ही वॉज अ रॉस बार्कर. ओके, एंड एक चीज़ यहाँ पे एमसीक्यू पर्सपेक्टिव पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी बिफोर इंडिपेंडेंस. द फर्स्ट चेयरमैन वॉज अ रॉस बार्कर and after the independence he was a H.K. Kriplani.
ठीक है। उसके कृपलानी वॉज द फर्स्ट, he was the first chairman of UPSC after independent India, ठीक है। Then the Federal Public Service Commission became the UPSC after independence. It was constituted 26 जनवरी 1950. कंपोजिशन क्या क्या होता है यूपीएससी का? एक चेयरमैन होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं और दोनों ही अपॉइंटेड किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। तो टोटल 11 मेंबर्स हो गए एंड ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दिस थिंग इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात ध्यान रखिएगा। कंपोजिशन के बारे में कितने मेंबर्स होने चाहिए ये सब कुछ भी नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, बस ये लिखा है कि जो अपॉइंटमेंट होगी वो प्रेसिडेंट करेंगे और अपने हिसाब से, अपने रिक्वेशन के हिसाब से वो जो है करेंगे अपॉइंट, ठीक है। आफ्टर दैट जो उसका टेन्योर है इट इज़ फिक्स्ड अप टिल 6 years एंड 65 years, ठीक है। तो 6 years तक का उनको पूरा टेन्योर होगा और रिटायरमेंट की एज जो है वो 65 years तक है। तो दोनों में से जो भी हो जाए पहले, देन वो अपना रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही देंगे। हमेशा याद रखिएगा विद इन द यूपीएससी जो अपॉइंटमेंट है वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं और रिजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती है। और within the state public service commission also appointment is being done by the governor, ठीक है। अपॉइंट आपको गवर्नर करेंगे लेकिन रिजिग्नेशन आपको प्रेसिडेंट को ही देना होगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन का टेन्योर की भी अगर बात करें तो उसमें 6 year उसका टेन्योर होता है, 62 years उसका होता है, ठीक है। टिल द रिटायरमेंट एज विल बी 62 years तक। तो दोनों में ये चीज़ डिफरेंस है। बाकी यूपीएससी का स्टेट पीसीएस का दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। दोनों का कंपोजिशन की बात करें या क्वालिफिकेशन वगैरह, सैलरीज में भी थोड़ा बहुत डिफर होगा, बट मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं फंक्शंस वगैरह वो सब कुछ सेम होता है दोनों का। बस उसके टेन्योर में थोड़ा अंतर होता है, उसका भी 6 years है बट यहाँ पे 65 years है रिटायरमेंट का, उसका 62 है। और बाकी वहाँ पे गवर्नर के बेसिस पे हो जाता है सब कुछ, ठीक है। अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं और बाकी सारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो गवर्नर फिक्स करेंगे। और यहाँ पे जो यूपीएससी में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो प्रेसिडेंट देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, लेकिन रिजिग्नेशन दोनों का प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा, ठीक। अब क्वालिफिकेशंस आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इज मेंशन। यहाँ तक कि क्वालिफिकेशन के बारे में भी कुछ मेंशन नहीं है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली 10 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए विद इन द स्टेट एंड द सेंट्रल सर्विसेज इज रिक्वायर्ड, ठीक। सैलरीज एंड अलाउंसेस हैव बीन गिवन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि सैलरीज कहाँ से दी जाती है, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देन जो आर्टिकल है 315 से लेके 320 तक पार्ट 14 में यूपीएससी के बारे में पूरे प्रोविजंस दिए गए हैं। 308 से लेकर 308 से लेकर 320 तक आपको सिविल सर्विसेज के बारे में है एंड 315 से लेकर 323 तक आपके यूपीएससी के बारे में है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। 315 में उसके फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, 316 में 15 में फॉर्मेशन हो गया, 16 में आपका अपॉइंटमेंट इन टर्म, 317 में रिमूवल एंड सस्पेंशन, 318 में पावर टू मेक द रेगुलेशंस, ठीक है। एंड 319 में प्रोहिबिशन। इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होता है कि के खिलाफ की इफ़ ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी रिटायर्ड चेयरमैन तो हाउ ही कैन मेक द गवर्नमेंट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ही कैन इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द सेंट्रल सर्विसेज बट वो एम्प्लॉय की तरह काम नहीं कर सकते ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये मेजर यहाँ पे जो है रीअपॉइंटमेंट को लेके यहाँ पे प्रोविजंस हैं, सेम विद द स्टेट ऑल्सो। नाउ आर्टिकल 320 फंक्शंस ऑफ पीसीएस का बताते हैं। देन 21 में पावर टू एक्सटेंड द फंक्शंस, और ये जो एक्सटेंड होंगी पावर्स ना वो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, ठीक है। और 322 में सैलरीज एंड एक्सपेंसेस मेंशन्ड है। देन 323 में रिपोर्ट टू द पब्लिक सर्विसेज कमीशन, मतलब जो रिपोर्ट्स है पब्लिक सर्विस कमीशन की दे विल बी गिवन टू द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट विल फॉरमेट इट फॉरवर्ड टू द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे प्रोसीजर्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये तो मैंने सिर्फ खाली जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया गया फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और सेम प्रोविजंस जो हैं वो हमारे स्टेट सेम आर्टिकल्स हमारे स्टेट पीसीएस में भी लगते हैं, तो ये दोनों पर्पसेस के लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी यूपीएससी नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पब्लिक सर्विस कमीशन ही मिलेगा, ठीक है। कहीं पे भी यूपीएससी का नाम नहीं है।
दे विल वहाँ पे पब्लिक सर्विसेज कमीशन करके ही है। और इन आर्टिकल्स में ये सिर्फ खाली सेंट्रल लेवल या यूनियन लेवल के लिए नहीं है, बल्कि स्टेट के लिए भी लागू होते हैं ये सभी आर्टिकल्स, ठीक है। दे आर द सेम प्रोविजन, सेम चीज़ है। देन मूविंग, so the first will be consider the following statement regarding the Union Public Service Commission of India. फर्स्ट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब मैं यूनियन पब्लिक सर्विस में पूरा नाम नहीं बोलूँगी, सिर्फ खाली यूपीएससी बोलूँगी, ठीक है। तो यूपीएससी द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया, दिस इज राइट। यूपीएससी इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी in the sense that it has been directly created by the constitution. This is also right, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, दिस इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, एंड प्लस दिस इज एन independent constitutional body. Article 315 to 323 in the part 40 of the Constitution contain elaborate provisions regarding the composition, appointment, removal of the members, along with the independence, powers and functions of the UPSC. Which of the following statements are correct? तो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और आर्टिकल 315 टू 323 हैं। तो हमारे तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ओके, देन consider the following statement. The UPSC consists of a chairman and other members appointed by the President of India. This is correct. The Constitution, without specifying the strength of the commission, has left the matter to the discretion of the President, who determines its composition. अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी उसकी क्वालिफिकेशन और उसके कंपोजिशन के बारे में नहीं गिवन है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है कि वो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेंथ पूरे का पूरा डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। नो क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब फॉर द कमीशन मेंबरशिप एक्सेप्ट द 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन शुड बी सच पर्सन जिनका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक। तो अब इसमें भी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतनी सी बात मेंशन है कि भाई 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आइदर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और इन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। तो ये तीनों ही ऑप्शंस ये भी करेक्ट है हमारे, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ठीक। देन द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी acting chairman under the circumstances. What are the circumstances? First is when the office of the chairman falls vacant. Second, when the chairman is unable to perform his function due to his absence or some other reason. So which of the following is correct? Both of them are correct, ठीक है। और भी इसमें provisions हैं, ठीक है। इसमें जो है एक तो इंसॉल्वेंसी को लेके है कि अगर बैंक करप्ट हो जाते हैं या फिर ही इज़ अनस्टेबल फ्रॉम माइंड एंड बॉडी, तो वो भी एक केस है। इफ़ द ठीक है, एंड व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन फॉल्स वेकेंट, तब वो अपॉइंट करेंगे वन ऑफ द मेंबर्स एज एन, और ये जो अपॉइंट होते हैं ना यूपीएससी के चेयरमैन की जगह पे, उसको एक्टिंग चेयरमैन कहा जाता है, ठीक है, इज नोन एज एक्टिंग चेयरमैन। एंड सेकेंडली वॉज व्हेन अ चेयरमैन इज अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस और सम अदर रीजन। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं करेक्ट है हमारे। Then moving forward to question number 4. The president can remove the chairman or any other member of UPSC from the office under the following circumstances. कौन, अभी मैंने बताया कि अगर वो इंसॉल्वेंट है, ठीक है, दैट ही इज गॉन बैंकरप्ट, इफ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन सम अदर पेड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वही मैंने बताया कि भाई वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एंड इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, तो वो भी उस समय पे भी president has the right to remove the chairman if he is in the opinion of the president unfit to continue in office by reason of the infirmity of the mind and body, उस केस में भी। तो तीन ही हमारा virtually in the manner and on the grounds mentioned in the constitution, therefore they enjoy security of tenure. So this option is correct. क्यों? क्योंकि president उनको सिर्फ खाली तभी रिमूव कर सकते हैं if he ओनली इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया था ना, जो ये सभी के सभी पॉइंट डिस्कस किए थे कि वो इंसॉल्वेंट है या फिर वो कहीं दूसरी जगह एम्प्लॉयड है या ही इज़ अनफिट, तो ये सभी तीनों प्रोविजंस है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट कैन रिमूव द यूपीएससी चेयरमैन। वरना अगर इन सभी प्रोविजंस पे अगर फॉल्स होता है, अगर ये सभी अगर चेयरमैन अगर फिट है और सभी तरीक़ों से, तो फिर एट दैट टाइम ही इंजॉयज हिज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक, कि वो यू कैन नॉट रिमूव द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, ऐसे ही नहीं कोई रिमूव कर सकता है उनको, क्योंकि वो एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। देन सेकेंड इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी on ceasing to hold the office is not eligible for further employment in the government of India or a state.
ये भी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि वो कहीं पे भी आफ्टर हिज रिटायरमेंट ऑल्सो ही कैन नॉट वर्क एज एन एम्प्लॉय विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो एज ए एम्प्लॉय काम नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई ऐसी सर्विस है जो सेंट्रल लेवल पे हो, जो एम्प्लॉयमेंट में ना आती हो, तो उसमें वो काम कर सकते हैं। ठीक है, he can be appointed but not as an employee of the government. The entire expenses including the salaries, allowances, pensions of the chairman and members of the UPSC are charged on the consolidated fund of India. तो ये भी करेक्ट है, जितनी भी उनकी सैलरीज अलाउंसेस दी जाती हैं वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती हैं। ठीक, इसका भी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द UPSC। इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये फंक्शंस ऑफ यूपीएससी को लेके हैं। एंड फ्रॉम हियर बिगिन द फर्स्ट ऑप्शन दैट इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स टू ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज। ओके, then it serves all or any of the needs of the state on the request of the state governor and with the approval. It serves all or any of the needs of the state on the request of the state governor and with the approval of the president of India. The principles to be followed in making appointment to civil services and post and making the promotion transfers from one service to another. ठीक, तो इसमें भी all of the above options are correct। ठीक, कैसे? क्योंकि इनका जो रिगार्डिंग इनके फंक्शंस को लेके तीनों ही इनके फंक्शंस हैं। पहला हो गया कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, ठीक है, ऑल द 3 लेवल्स। देन इट सर्व्स ऑल, ठीक है, चाहे वो स्टेट लेवल पे ही क्यों ना हो। अगर स्टेट गवर्नर को भी अगर कोई एडवाइस चाहिए हो या हेल्प चाहिए हो तो भी यूपीएससी उनकी हेल्प करेगी फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ऑन द स्टेट लेवल। ठीक है, और बट ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बट आपको प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। Then thirdly, the principles to be followed in making the appointment to civil service in post and making promotion transfers from one service to the another, तो वो भी ये लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए सब यूपीएससी करती है। तो ये सब इनके फंक्शंस हैं। दिस ऑल ऑफ द अबव वाज करेक्ट। In which of the following matter is concerned, UPSC is consulted? First, while making reservations of appointments or posts in favor of any backward class of citizens. B, while taking into consideration the claims of scheduled caste, scheduled types and making appointment to services and posts. While with regard to the selection of chairmanship or membership of commissions or tribunals, post of the highest diplomatic nature and bulk of Group C and D services, none of the above. ओके, सो इसमें से हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट? सो द राइट आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स यूपीएससी इज कंसल्टेड। तो वाइल मेकिंग द रिजर्वेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ द पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। अब यहाँ पे बैकवर्ड क्लास लिखा है, और बैकवर्ड क्लासेस में जब भी कोई प्रोविजंस वगैरह, रिजर्वेशंस वगैरह होते हैं तो उसमें यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया जाता है। क्लासेस हो गए या फिर इन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑल्सो, ये सब काम प्रेसिडेंट के हाथों में होता है। यूपीएससी इस सब में जो है इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, then same with the B option also, while taking consideration the claims of SCs and STs in making appointment to service and post, इसमें भी UPSC doesn't interfere. And same with the Group C and Group D services too. ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज द नन ऑफ द अबव। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ये दोनों सर्विसेज के अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स, प्रमोशन, इन सब चीज़ों के लिए यूपीएससी रिस्पॉन्सिबल, बट नॉट फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सर्विसेज। देन
Okay, so this is the last question. Consider the following statement regarding the roles of UPSC. The Constitution visualizes the UPSC to be the watchdog of merit system. ठीक है, तो this option is correct because Constitution के हिसाब से UPSC is only the watchdog, ठीक है, of the merit system, क्योंकि UPSC doesn't have any um, UPSC is just an advisory body, ठीक है। और क्योंकि वो एक सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसका एडवाइस जो है हर एक मैटर पे इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसके एडवाइस की इम्पोर्टेंस है, बट गवर्नमेंट इज़ नॉट एट ऑल बाउंडेड कि वो उसकी एडवाइस को माने ही, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसे वॉच डॉग कहा जाता है, इट इज़ ओनली एन एडवाइजरी बॉडी, that's it. Then second option is UPSC is concerned with the recruitment to all India services and central services. Group A, Group B advises the government, consult, promotion, disciplinary matters. तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि ग्रुप सी ग्रुप डी की सर्विसेज से इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ग्रुप ए और बी का रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र सब जो है हमारा यूपीएससी करती है। थर्डली, UPSC is also concerned with the classification of services, pay and service conditions, cadre management, training and so on. तो दिस होल फंक्शन, चाहे वो पे का हो, सर्विस का हो, कार्डर मैनेजमेंट हो, ट्रेनिंग हो, ये सब यूपीएससी नहीं करती है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द रोल ऑफ यूपीएससी, दिस ऑल फंक्शंस हैव बीन परफॉर्म बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। और वो ही एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो उनके सैलरीज़ का और सर्विस कंडीशंस का, कार्डर मैनेजमेंट का, ट्रेनिंग वगैरह वो सब आपका पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है ना। तो यूपीएससी डजंट हैव एनी रोल विद दिस। यूपीएससी के क्या फंक्शंस हैं? अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड एट द टॉप ऑफ इट रिक्रूटमेंट, ठीक है, एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाना, दैट्स इट। बाकी उसका सभी एडवाइजरी बॉडी और एडवाइस देना, कंसल्ट करना गवर्नमेंट को, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। और बाकी ट्रेनिंग वगैरह का ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, पे स्केल, सर्विस कंडीशन, ये सब चीज़ें पर्सनल एंड डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। ओके, सो हियर इज़ द एंड ऑफ द मॉड्यूल। सो वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू एट द लास्ट कि इसके यूपीएससी के लिए अगर आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए और इस पर अगर नोट्स चाहिए होंगे, सो यू बेटर गो एंड विजिट द यूपीएससी टॉपिक फ्रॉम द बुक लक्ष्मीकांत, ठीक है। लक्ष्मीकांत ने यूट्यूब पे एक वीडियो है ऑफ हर्षित द्विवेदी, ठीक है, हर्षित द्विवेदी जी की है, वो पूरे लक्ष्मीकांत को उन्होंने एक्सप्लेन किया और उसमें यूपीएससी भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और इतने अच्छे से उन्होंने उसमें हर चीज़ पॉइंट्स के थ्रू जो है बताई है। एक बार अगर आप उसकी मेरे ख्याल से दो पार्ट्स हैं, और अगर उसको आप देख लेंगे तो फिर आपका यूपीएससी के लिए जितना भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। उसमें हर एक पॉइंट मेंशनड है। एंड एमसीक्यूज़ के लिए यू कैन वॉच एक शुभम गुप्ता की वीडियो है रिगार्डिंग द यूपीएससी एमसीक्यूज़, ठीक है। आप ये डालिएगा एमसीक्यूज़ ऑन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो आ जाएगी आपके पास वीडियो। एंड दिस इज़ ऑफ शुभम गुप्ता। तो उन्होंने लगभग सारे एमसीक्यू जो यूपीएससी के ऊपर बन सकते हैं, तो वो भी आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा फॉर द एमसीक्यूज़, ठीक है। सो ये दो वीडियोस जो हैं आप देख लीजिएगा, तो आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगी अपॉन दिस टॉपिक। और मैंने तो कुछ पॉइंट्स किए ही हैं इंक्लूडेड इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे। इसके अलावा एक चीज़ और फॉर दिस होल टॉपिक, if you have any doubt regarding this topic, then please mention a comment and like and subscribe my channel for the further अपडेट्स ऑफ द वीडियोस, ठीक है, क्योंकि आप ही के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आई विल कवर इट। एंड सो इट्स बेटर टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बटन एंड प्लीज़ मेंशन अ कमेंट कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करनी है मुझे इस वीडियोस में, ठीक है। तो जिससे आपके और अच्छे से समझ में आए, प्लीज़ मेक डू अ कमेंट, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।